आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर ऑल जीके जीएस एंड साइंस क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केनरा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। देखिए, आज इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी में जो पिछले बार पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जितने भी जीके जीएस के यानी कि जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं सभी शिफ्ट्स में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 300 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन जरूर होगा बट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पूरा देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड इसी तरह का उपयोगी वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और जब कंप्लीट सेशन देख लीजिएगा, पूरा सेशन देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट्स जीके जीएस यानी कि जीके और साइंस के प्रश्नों को इस महामैराथन सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 के दृष्टिकोण से, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को लाइक ज़रूर करें। देखिए, इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के लिए राजी कर लिया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है, 1920, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 300 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आप कहेंगे तो इसी प्रकार से मैं रीजनिंग भी आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट्स जीके साइंस के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, ठीक है ना, जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे मृदा भूगोल यानी कि सॉइल ज्योग्राफी है। तो देखिए, मृदा भूगोल पृथ्वी की सतह पर मिट्टी के निर्माण और वितरण का अध्ययन करता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी अथवा किसी स्थान विशेष की जलवायु का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी, ठीक है ना, जल विज्ञान का अर्थ पृथ्वी की सतह पर तथा उसके नीचे तथा वायुमंडल में जल के गुणों, वितरण और परिसंचरण से संबंधित विज्ञान है। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए सेशन को। देखिए, सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है, आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये फ्रांस की क्रांति की देन है, ठीक है ना, आपको भी पता है फ्रेंड्स। अच्छा, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रणाली और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 विशेषज्ञों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अमेरिका के संविधान से आपको याद है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, ये सब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से, तो देखिए, भारतीय संविधान की जो विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये संसदीय सरकार है, ठीक है ना, एकल नागरिकता है, ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि एयर इंडिया के लोगों में इनमें क्या शामिल है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिखाई दे। अब दिख रहा होगा कि एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, एयर इंडिया का जो मौजूदा नया लोगो है ना, उसमें यूनिक नारंगी कोणार्क चक्र, एक तो कोणार्क चक्र है, ठीक है ना, उसके साथ एक लाल हंस है, जो लाल सारस है वो है। तो यहाँ पर देखिएगा एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, और एक महाराजा का भी चित्र है। एयर इंडिया के नया वाला लोगो पर भी है, पुराने वाले पर भी था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं किस तरह का यूनिक प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। वैसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा होता है लौह खनिज कहलाते हैं, ठीक है ना, और जिन धात्विक खनिजों में लोहा नहीं होता है उनको अलौह धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तांबा, बॉक्साइट, लेड, ये अलौह धात्विक खनिज हैं। और खनिज अलौह धात्विक खनिज जो नहीं है ये अभ्रक है इसमें से, ठीक है, अभ्रक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। समुद्री ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे महासागरीय तापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना। ये सौर ऊर्जा आपका सूर्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीने का अधिकार यानी कि जो राइट टू लाइफ है ना, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। जीने का अधिकार, देखिए अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, टोटल 6 तरह का मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। एक समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 में है। ये 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसमें से पूछा गया है राइट टू लाइफ जो है ये किस में है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है आपका आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। कब से कब तक चलाया गया था। तो ये भली भांति आपको याद होगा, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में इसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया था जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, ठीक है ना, 1922 में, उसके कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी में सेशन करेंगे, सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए प्रांतीय स्वायत्तता, इस जिसको कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहा जाता है, उसको भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता, तो फ्रेंड्स ये 1935 का भारत शासन जो अधिनियम है ना, भारत सरकार अधिनियम, इसी के अंतर्गत जो है वर्णित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवधारियों के वर्गीकरण की यानी कि जीवों के वर्गीकरण की जो मूल इकाई है ये जातियां हैं, स्पीसीज हैं, ठीक है ना, स्पीसीज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जाति विविधता किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में मौजूद पौधों और जंतुओं की जातियों की संख्या इसकी जातियों की विविधता का गठन करती है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्पीसीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको सामान्यतः इनमें से किस रूप में जाना जाता है। तो जो आपका यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको कि IBRD कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। इसको वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है यानी कि विश्व बैंक के रूप में, ठीक है ना, विश्व बैंक के रूप में इसको जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको कि GNP कहा जाता है, तो देखिएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। GNP में से जो आपका अवमूल्यन है घटाने पर प्राप्त राशि को
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द मॉनसून जो है ना, मॉनसून को देखिए किस भाषा की शब्द मौसम से लिया गया, मौसम, ठीक है ना, मौसम, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। तो ये अरबी भाषा है, मानसून शब्द को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री जो थे ये टोडरमल थे, टोडरमल। अच्छा ध्यान रखिएगा, अकबर के प्रशासन जो था उसके तहत एक दहसाला बंदोबस्त है, दहसाला पद्धति है, दहसाला प्रणाली है, ठीक है ना। दहसाला प्रणाली किससे संबंधित थी, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए ये भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है दहसाला प्रणाली, और इसको स्टार्ट किया था टोडरमल ने। कब? तो 1580 ईस्वी में। ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार बताया था, आर्टिकल 32 में ही मैंने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 19 में है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपका नहीं है मौलिक अधिकार में, ध्यान रखिएगा। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो है ये आपका जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और ये आर्टिकल किस में है? तो ये आर्टिकल 39A के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये आपका लिंगानुपात होता है, ठीक है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये लिंगानुपात होता है। वहीं पूछा गया है कि केरल का लिंगानुपात जो है कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो फ्रेंड्स ये 1084 है, ठीक है फ्रेंड्स, 1084 है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का ही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना, फ्यूजन रिएक्शन, एक फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है। तो ये संलयन है और एक आपका क्या होता है, विखंडन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन रिएक्शन का, क्लियर। उसके बाद देखिए इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? तो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। चलिए उसके बाद अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसको कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है, ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ILO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ILO का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी में जो है आपका IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, आपको भी याद होगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो है बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो ये 3 रंग आपको याद रखना है, कौन कौन से रंग थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाल, हरा और पीला। लाल रंग जो था ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था, हरा रंग मुसलमानों का, और जो पीला रंग था ये जो बाकी समुदाय के लोग थे उनका प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित नहीं है? अमर्त्य सेन के द्वारा इसमें से कौन सी लिखित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये जो है आपका अमर्त्य सेन का है। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, ये भी अमर्त्य सेन का है। यहाँ पर देखिए पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक नहीं है, ये आपका दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है,
ठीक है ना। अच्छा, अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन के बारे में जान लीजिएगा, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है ना। आप लोग बताइए कि किस वर्ष इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आगे मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, ठीक है ना, आपने इस तरह से पढ़ा होगा, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, ठीक है ना, बताइए शिल्पाधिकारम किसकी कृति है। तो शिल्पाधिकारम जो है ये कृति जिसके किसकी है, एलांगो अदिगल की ये रचना है। ठीक है ना। एक जो है फ्रेंड्स, एक मणिक मेखले है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मणि मेखले, ये किसकी रचना है, मणि मेखले, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका शीतलय सतनार की है, शीतलय सतनार की है, यहाँ मैं लिखता हूँ शीतलय सतनार की है, ये मणिक मेखले, याद रखिएगा। ठीक है ना। और शिल्पाधिकारम जो है ये इलांगो अदिगल की रचना है। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो मैंने कई बार बताया है, सेवा क्षेत्र के रूप में जो है जो तृतीय क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कॉर्बी होता है। ठीक है ना। ये आयोडीन की कमी से आपका गंडमाला होता है। दृष्टिहीनता जो है ये आपका रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से आपको पता है कि रतौंधी वगैरह होता है, जीरोप्लाथेलमिया रोग होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए उसमें से किस भारतीय राज्य में हेमाटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। सर्वाधिक भंडार जो है ये उड़ीसा में है हेमाटाइट का। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए यानी कि कठोर बनाने के लिए तो ये मैंगनीज की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि टिस्को कहा जाता है, इसका निगमन किस वर्ष हुआ था टिस्को का। तो ये 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, डेज से। ठीक है ना, पढ़ के जाइएगा और बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी सक्सेस केंद्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे, ये पूछा गया है। बंदा सिंह बहादुर, देखिए गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके बाद मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था बंदा सिंह बहादुर ने। ठीक है ना। और फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान जो है ये शहीद हुए थे 1716 में। किस मुगल बादशाह के समय में, तो फर्रुखसियर, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है कि सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। सतत विकास की अवधारणा को, तो ये आपका कौन सा ब्रटलैंड रिपोर्ट है। और देखिए ये जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है सतत विकास के इतिहास में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और इसे 1987 में 1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उर्वरकों के पैक पर जो आपका NPK लिखा रहता है उसका मतलब क्या है। तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर क्या होगा, P4 हो जाएगा आपका फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं चट्टान के ना, उनको कहा जाता है उल्का पिंड। ठीक है ना। जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं ये उल्का पिंड है, मेट्रोइड्स हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जिनको क्षुद्रग्रह लग रहा होगा, नहीं, ये उल्का पिंड है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है। भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र जो है, ठीक है, ये देता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये आपको याद है, तृतीयक, टर्शियरी, और इसी को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रू, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट हैं, ये
सांस किसके थ्रू लेते हैं, तो ये स्पेरिकल्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब उस समय का ये क्वेश्चन है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप 2024 भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो अभी भी 190 ही है, और 190वां जो देश है इसका नाम अंडोरा है। कौन सा देश है, ये अंडोरा देश है, अंडोरा। ठीक है, अंडोरा है, याद रखिएगा। चलिए, और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ये सब पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ। देखिएगा MPEG का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिख जाए। हाँ, अब दिख रहा होगा। चलिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर्स अंग्रेजी में भी है एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है ना, दूसरा नंबर सही है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। अच्छा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल क्या था, समय अवधि क्या थी, तो 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कृषि पर आधारित था, तो कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है, तो ईरान का जो प्राचीन नाम है ये आपका पर्सिया है, यानी कि फारस है। ठीक है ना, पर्सिया भी आप याद रखिए, कभी कभी पर्सिया ऑप्शन में दे देगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384 कॉलम होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में जो है सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। कहाँ पर, सूरत में। ठीक है ना, सूरत में किया था। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा गया है कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये आपका ढाका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का क्या नाम है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। तो ये आपका हो सकता है उस समय का करंट का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहला यहाँ पर जो शब्द लगा हुआ है ना उसको जान करके रखा हुआ है। तो ये आपका एस्ट्रोसैट है, एस्ट्रोसैट। ठीक है ना, पहला है इसीलिए कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जीव जो अधिकतर दूर के संबंधी हैं, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। जो जीव अधिक दूर के हों संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होगा निश्चित रूप से, और इस विचार के आधार पर जो आपका दृष्टिकोण है उसको कहा जाता है आणविक जातिवृत्त। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिजो नेशनल फ्रंट जो है MNF ये क्या है एक, तो ध्यान रखिएगा ये मिजो नेशनल फ्रंट एक आपका मिजोरम में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, और इसके संस्थापक का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर लालडेंगा इसके संस्थापक हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश जो है एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, निम्न में से, इनमें से। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो टाइम जोन वाला एक से अधिक USA है, मतलब एक से अधिक। सिंपल सा प्रश्न, एक से अधिक। अर्जेंटीना, भारत और चीन में एक ही टाइम जोन है, लेकिन USA में अगर हम आधिकारिक तौर पर बात करते हैं तो USA में आधिकारिक तौर पर अमेरिका में 9 टाइम जोन है। कहीं कहीं आप 11 पढ़ लीजिएगा, तो उससे मतलब नहीं है, जो ऑफिशियल आंकड़ा मैं बता रहा हूँ वो 9 है। ठीक है ना। सबसे अगर हम ज़्यादा टाइम जोन की बात करते हैं सर्वाधिक, तो ये फ्रांस में है। फ्रांस में ऑफिशियल 12 टाइम जोन है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई इसमें से कौन सी है, चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। तो जो सबसे बड़ी इकाई है ये आपका योटाबाइट है, योटाबाइट। देखिए फ्रेंड्स, 1024 जेटाबाइट, यहाँ पर जेटाबाइट लिखा गया, 1024 जेटाबाइट बराबर जो होता है 1 योटाबाइट होता है। 1 योटाबाइट बराबर 1024 जो है आपका जेटाबाइट होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, 1024 एक्साबाइट, यहाँ पर दिया गया एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट बराबर होता है आपका क्या, 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट। ठीक है, 1 जेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट यहाँ पर दिया गया, 1024 पेटाबाइट बराबर होता है आपका
एक एक्साबाइट, एक एक्साबाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था, तो ये आपका स्प्राइट्स है, शायद उसी समय का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा की चित्रकारी क्या दर्शाती है। अजंता की गुफा की चित्रकारी जो है ये क्या दर्शाती है। अजंता बौद्ध कला के केंद्र के रूप में विश्वविख्यात है, ये आपको पता है। और यहाँ पर जो गुफाएं हैं अपनी जीवंत चित्रकला के लिए फेमस है। इस गुफा चित्र में विषय जो है महात्मा बुद्ध के जन्म और जन्मांतर की कथाएं हैं, जो कि जातक कथा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जातक कथाएं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में है ये। देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष क्या है। तो दरअसल जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा 1955 में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी पहले, हालांकि एक अधिनियम के तहत जो है इसको 1955 में स्थापित किया गया था, लेकिन असल में स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई थी ये आपका 1806 में हुई थी। ठीक है ना, 1806 में इसका जो है स्थापना हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, नहीं, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, सॉरी, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुआ था और फिर इसको जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि G7 क्या है। तो ग्रुप ऑफ जो 7 है ये निश्चित रूप से आपके IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। ये IMF के द्वारा घोषित, आप जरूर ध्यान रखिएगा आप इससे। ठीक है ना, तो ये G7 में है। अगर बात करते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और कनाडा जो है आपको इसमें यूरोपीय संघ भी है, और कनाडा 1976 में और यूरोपीय संघ 1977 से इस समूह में भाग ले रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गंडा जो है ये आपका असम में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काजीरंगा मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है आपने पढ़ रखा है, एक सींग वाला गंडा के लिए फेमस कौन सा है बताइए। पहली कपास मिल सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में किया गया था, पहली कपास मिल का। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली जो कपास मिल थी ना, पहली जो जूट मिल थी, दरअसल 1818 में एक कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना, कलकत्ता में भी आपको याद होगा 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है ना, फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। और लेकिन यहाँ पर सफलतापूर्वक पूछा गया है, तो उसके बाद आपको याद रखना है कि 1854 में बम्बई में उसके बाद सफलतापूर्वक इसकी स्थापना किया गया था। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा के लिए 6 वर्ष की अवधि होती है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो ये कार्यकाल नहीं होता है इसका, उसके सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अस्थायी सदन है। चलिए, वंशागति का नियम जिसको कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने किया था। तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल हैं। इनको आनुवंशिकता का फादर कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ पर अंग्रेजी में है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। ये सब क्वेश्चन रेलवे के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप NTPC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो विदेश में या तो हवाई मार्ग से होगा या जल मार्ग से होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। ठीक है, 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ यह खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। ठीक है, शौकत अली यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया था, बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपको मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा आउटर मोस्ट सेल, उसी में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल कब मनाया जाता है।
तो वर्ल्ड बैम्बू डे जो है ये 18 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी घाट एक खाली स्थान दिया गया है। तो भारत का जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न तट जो है ये निम्न अवसादी तट है, पूर्वी तट। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः खराई ऊँट, ठीक है ना, ये आपके याद रखिएगा जो मैनग्रोव्स हैं, समुद्री खरपतवार है, उन्हीं पर ये आश्रित रहने के लिए फेमस होते हैं, जाने जाते हैं खराई ऊँट। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अच्छा, अब तत्काल में जो है ये अब उज्बेकिस्तान का हो गया है अलबरूनी। ठीक है ना, दरअसल ये फारसी विद्वान था अलबरूनी, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं तत्काल में वर्तमान पोजीशन जो कंट्री का है ये अब उज्बेकिस्तान पड़ता है। ठीक है ना, अलबरूनी फारसी विद्वान था जो मोहम्मद गजनी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। किताबुल हिंद इसकी रचना है और तहकीक हिंद भी इसी की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने कि अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखा था। अनटचेबल और कूली, ठीक है ना, अनटचेबल और कूली, अनटचेबल और कूली, अनटचेबल और कूली जैसा उपन्यास लिखा था। यह मुल्कराज आनंद है, मुल्कराज आनंद। ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको कि हम लोग CISF बोलते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्लियर, इसकी स्थापना पूछा गया किस वर्ष हुआ था। 10 मार्च 1969 को, 10 मार्च 1969 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सैन्य छावनी शहर है, यानी कि गैरिसन शहर है। अंग्रेजी शब्द दिया गया है और हिंदी में सैन्य छावनी शहर है। तो इसमें से आप देख सकते हैं जालंधर है, ठीक है ना, जालंधर इसमें से एक सैन्य छावनी शहर है। उसके बाद देखिए इनमें से जो है किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल हैं। तो आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं 4 महानगर। चलिए उसके बाद देखिए वायुकोष जो है एलिवली, इसका कार्य क्या होता है। तो वायुकोष का कार्य भोजन को पचाने में मदद करना, रक्त को शुद्ध करना, भोजन के अवशेष को सहायता करना। ये तीनों नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना, ऑप्शन ये वाला राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। ग्लोबल कॉमन्स जो है एक ऐसा भूभाग है ना, मतलब धरती का भाग है, भूभाग है, जिसे वैश्विक कॉमन्स का हिस्सा माना जाता है और वह एकमात्र अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा भूभाग है जो कि वैश्विक कॉमन्स का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जलडमरू मध्य का नाम बताइए। मोरक्को और स्पेन को, तो ये आपका जिब्राल्टर है, ठीक है ना, जिब्राल्टर है। चलिए उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये सन 1600 ईस्वी में हुआ था, आपको भी याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सहकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। सहकारी विधेयक को, यहाँ पर सरकारी विधेयक को, अगर वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो ये संसद के किसी भी सदन के मंत्री, ठीक है ना, संसद के किसी भी सदन में जो मंत्री होता है ना वो कर सकता है, चाहे वो राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर स्थित है बताइए। तो फ्रेंड्स ये इंदौर में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1784 में यूरोपियनों के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू किए गए। इसके साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था, इसके विलियम जोन्स था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन कौन सा है इसमें से। तो ये आपका AITUC है, ठीक है ना, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है, भारत का सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है। इसकी स्थापना 1920 में हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न दे दिया गया था। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये राष्ट्रपति बने थे 1962 से लेकर के 1967 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारा था।
तो माइकल ओडायर को गोली मार दिया था उधम सिंह ने, ठीक है ना, किसने, उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला ये माइकल ओडायर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ था आपका 11 अक्टूबर 2014 को, याद रखिएगा, योजना से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस पर शुरू हुआ था। तो ये 1999 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ था और यह योजना ग्रामीण जो गरीब हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु निर्मित किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम के नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग छम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको छम बोला जाता है, ठीक है, इसको छम बोला जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। एक दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य उंगली पर काउंट करिए। कौन कौन से ये राज्य हैं, तो उंगली पर करेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ यह सीमा साझा करता है। चलिए मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदु को दर्शाती है, उसको क्या कहा जाता है, जोड़ती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको आइसोबात कहा जाता है, ठीक है ना। समान दाब वाले स्थान को जो मिलाती हैं उसको आइसोबार कहा जाता है और गहराई वाला आइसोबात होगा। देखिए इसमें से खाली स्थान दिया गया मांसाहारी पौधा नहीं है। मांसाहारी पौधा इसमें से आपका कॉर्क स्क्रू, सनड्यू और मंकी कप है, ठीक है ना। इसमें से टाइगर लिली जो है ये मांसाहारी पौधा नहीं है, टाइगर लिली, राइट आंसर टाइगर लिली हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक रूप है नवीकरणीय। तो ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा जो मतलब हाइड्रो पावर वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, याद रखिएगा। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, कौन, लॉर्ड लिनलिथगो था। और स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के जो गठबंधन सरकार थी उसमें श्रम मंत्री थे और विंस्टन चर्चिल ने ही भेजा था क्रिप्स मिशन को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ यहाँ पर दिया गया है, किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये आपके नीदरलैंड के हैं। उस समय हो सकता है ये चर्चा में रहे हों, दे दिया गया। मैंने वैसे करंट के क्वेश्चन शामिल नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है, यानी कि विचलित होता है। तो सबसे कम, जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम विचलित होगा। लाल का तरंग दर सबसे ज़्यादा है इसलिए कम विचलित होता है। जिसका तरंग दर सबसे कम है यानी कि बैगनी का, इसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए और ये प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है, श्वेत प्रकाश, तो ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, 7 रंग में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। स्पाइडर क्या है, स्पाइडर, तो स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है, वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कप केक, देखिए कप केक, डोनट, एक्सलेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न खाली स्थान दिया गया संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। किसके लिए नाम है, कप केक, डोनट, एक्सलेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड। तो ये एंड्रॉयड का, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बांसों में फूल आना किसका कारण बनता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। कौन सा इसमें से शामिल है, तो इसमें से खजुराहो शामिल है, खजुराहो शामिल है इसमें। और देखिए खजुराहो को जो है 1986 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक थे। केसरी और मराठा, ठीक है ना, ये बाल गंगाधर तिलक की है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। तो फ्रेंड्स यह है यूरोपीय आयोग, यूरोपीय कमीशन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। फल के अंदर बीज होता है या आवृत्त बीजी में, ठीक है ना। फल के अंदर बीज होता है आवृत्त बीजी में, ठीक है। एक आवृत्त बीजी होता है, एक अनावृत्त बीजी होता है, तो इसका उल्टा अनावृत्त बीजी हो जाएगा। चलिए देखिए माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाना है ब्लैक और वाइट, गाना का नाम है ब्लैक और वाइट। 1991 में माइकल जैक्सन का हिट गाना है। उसके म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य का जो रूप है वो कौन सा था। तो ये आपका ओडिसी था। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का, ठीक है ना। कथकली कहाँ का है, केरल का। कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन है। तो भारतीय संसद के स्पीकर पूछा गया, यानी कि लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है। ये जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी बैकुलर जो थे इन्होंने किसकी खोज किया था। हेनरी बैकुलर ने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, रेडियो धर्मिता का खोज किया था। अवरक्त विकिरण की खोज हर्सल ने किया था, परावैज्ञानिक का खोज रिटर ने किया था और एक्सरे का खोज रंगजन ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हांगुल, जिसको कि कश्मीरी बारहसिंगा कहा जाता है, किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हांगुल पाया जाता है दाचिगम अभयारण्य में, जम्मू कश्मीर में है दाचिगम नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए सार्क जो है, सार्क इसका सार्क का अंग्रेजी में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है इसका अंग्रेजी में नाम। सार्क का अंग्रेजी में होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और हिंदी में इसको शॉर्ट में दक्षेस कहा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स ये 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अपना प्यारा भारत, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती हैं। नहीं पाई जाती है, बताइए। तो नीलगिरी, नीलगिरी यहाँ पर दिया है, नीलगिरी तहर, नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट भी पाया जाता है। हिस्पिड हरे नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किसका एक भाग है। धौलाधार पर्वतमाला जो है ये निम्न हिमालय का भाग है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें से इनपुट डिवाइस आपका माउस हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दक्षिण और उत्तर दोनों अफ्रीका दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर अफ्रीका याद रखिएगा, ठीक है ना, उत्तर अफ्रीका में है, उत्तर अफ्रीका में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। पौधों को भी खाते हैं, पशुओं को भी, इनको सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो ये रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैंडुली उत्सव जो है, कैंडुली फेयर, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। कैंडुली, तो कैंडुली अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए कैंडुली फेयर, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो ये मुंबई में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1919 में हुई थी, 28 जून के दिन। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल से 19 मई 19 तक जो है 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित जो लोकसभा चुनाव हुआ था कितने चरण में हुआ था। तो ये 7 चरण में हुआ था 2019 वाला लोकसभा चुनाव। और अभी 2024 वाला अब आप याद रखेंगे ये भी 7 चरण में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है। तो यहाँ पर दे रखा है 9%। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से, तो ये अमर्त्य सेन है। और मैंने आपसे पूछा भी था कि अमर्त्य सेन को कब जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा 1998 में जो है इनको कल्याण अर्थशास्त्र के योगदान के लिए
आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। उसके बाद देखिए मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। मृगनयनी का महल तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा कि विसरण जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ठीक है ना, पूरी जो है ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। उसके बाद देखिए कॉपी किए गए जो टेक्स्ट हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट को कॉपी किया गया जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो यहाँ पर CTRL+V हो जाएगा। चलिए एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग में पूछा गया है, तो लगभग 300 ग्राम का होता है, ये मान करके चलिए लगभग 300 ग्राम का। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। यूनाइटेड नेशंस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल जो है ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया था। अच्छा, राष्ट्रगान अगर आपको पता होगा तब क्लियर होगा। यहाँ अगर ऑप्शन में 1896 दे देता तब क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। राष्ट्रगान याद होना चाहिए कि राष्ट्रगान है कौन सा। जन गण मन राष्ट्रगान है और इसको 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जो आपका राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में भी इसको गाया गया था। ठीक है, चलिए चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो यह अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे इससे जाने वाले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य शैली चेडी जो है, यहाँ पर अंग्रेजी में भी दे रखा है CHHI, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा कि पुरातात्विक स्थल जो सुरकोटडा है, सुरकोटडा हम लोग ऐसे पढ़ते हैं सुरकोटडा, ठीक है ना, सुरकोटडा, ये कहाँ पर है, कोटडा, ऐसे सुरकोटडा। देखिए सुरकोटडा जो है ना ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, सुरकोटडा गुजरात में। और सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। यह एकमात्र सिंधु घाटी का स्थल है जहाँ वास्तव में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो सिजदा प्रथा था ये किसने शुरू किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा दोनों याद रखिएगा। सिजदा और पैबोस प्रथा जो है बलवन ने स्टार्ट किया था। गयासुद्दीन बलवन इसका नाम है। बलवन ये गुलाम वंश का शासक था। ठीक है ना, चलिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछता तब C राजगोपालाचारी होता। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी बैठक अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म शब्द जिसको कि जीव द्रव्य कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था, डुजार्डिन ने। लेकिन ये जो गढ़ा था किसने, तो ये आपका गढ़ा था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे याद रखिएगा, सिर्फ पुरकिंजे। ठीक है ना, जोहान एवलिंगजिस्ट पुरकिंजे। ठीक है ना, चलिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये 1922 में हुआ था। ठीक है ना, चौरी चौरा, चलिए 5 फरवरी 1922 को शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। नंदा देवी और फूलों की घाटी, याद रखिएगा फूलों की घाटी कहाँ पर है, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ पर है, साइलेंट वैली, ये केरल में है। शांत घाटी केरल में है। चलिए उसके बाद देखिए सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो ये गुरु नानक देव जी हैं, और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसमें से जो एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और कानेक्टिव टिश्यू है। संयोजी उत्तक जो कि रक्त जो होता है, संयोजी उत्तक होता है, रक्त, अस्थि, उपास्थि। ठीक है ना, ये संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं। ये ऑलरेडी पूछता है प्रश्न, याद रखिएगा। और ये जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ना ये आपका पादप उत्तक है, ये जंतु उत्तक नहीं है, ये पादप उत्तक है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये पौधों में एक प्रकार का उत्तक है जो नए पौधे की वृद्धि को जन्म देता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर है।
आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है आरबीआई का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या, तो अभी मैंने आपको बताया भी था, काउंट भी करा दिया था, 8 इसके सदस्य देश हैं। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, तो ये आपका कार्ल लिनियस को, ठीक है ना, वर्गीकी का जनक भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन लाई डिटेक्टर मशीन है? तो इसमें से आपका पॉलीग्राफ है, ठीक है, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो अगला जो उज्जैन में लगेगा ये 2028 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो ये वेबर है, पास्कल दाब की है। हेनरी जो है, हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है ये आपका प्रेरकत्व की इकाई है, यूनिट है। फैराडे जो है ये आपका धारिता का यूनिट है, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिए, पास्कल दाब का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए वो अवकाश ग्रहण ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि स्वेज नहर, ठीक है ना, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? स्वेज नहर बनाया गया इजिप्ट में, मिस्र में, ठीक है ना, मिस्र में बनाया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था और व्यापार के लिए 1869 में जो है स्वेज नहर को खोला गया था। प्रश्न बनता है कि व्यापार के लिए स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 में। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1956 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए जो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, ये रॉकेट लॉन्चिंग में इसका उपयोग किया जाता है और इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी जो है ये कोलकाता में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो फ्रेंड्स ये माइक्रो वायरस है। कौन सा है? माइक्रो वायरस है। अगला प्रश्न है हमारा कि वुड के आदेश पत्र, जिसको कि वुड डिस्पैच कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी के समय ये 1854 में आया हुआ था, ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान रख सकते हैं आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफिटिक फंगस? तो इसमें से सैप्रोफिटिक फंगस जो है ये पेनिसिलियम है। कौन सा है? पेनिसिलियम है। अगला प्रश्न करेंगे कि एक ईबी किसके बराबर होता है? एक ईबी यानी कि एक एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट्स, ठीक है, ठीक है। ये आपका ईबी यानी कि एक्साबाइट है, एक्साबाइट, क्लियर, ध्यान रखना आपको। अच्छा यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक पेटाबाइट, अब जान लीजिए ये तो हो गया एक ईबी बराबर 1024 पीबी। अच्छा एक पीबी अगर पूछेगा एक पेटाबाइट बराबर, तो एक पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होगा, 1024 टेराबाइट होगा, ठीक है। अच्छा एक टेराबाइट अगर पूछ दे, एक टेराबाइट बराबर कितना होगा? तो एक टेराबाइट बराबर होगा 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो ये बुतरस घाली, ये इजिप्ट के हैं, ये संबंधित है, ठीक है ना, मिस्र के हैं, बुतरस घाली। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो नहीं पूछा गया, तो ये गोदावरी है, ये दक्षिण भारत की है, ठीक है ना। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा तो कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा अगर पूछ लेगा तो गोदावरी होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र ही है, एक बेस है जो कि कहाँ पर
अलसंड पर, नौ अलसंड पर स्थित है। भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम है। कहाँ पर? तो ये आपका हिमाद्री है, ठीक है ना, आर्कटिक में। अच्छा, अंटार्कटिक में मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, इसको भी आप साथ साथ याद रखिएगा। आर्कटिक में पूछा है तो हिमाद्री होगा, अंटार्कटिक पूछेगा तो याद रखिएगा ये सब होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ दिया गया था 1972 में, ठीक है ना, और ये उर्वशी के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। दरअसल इस प्रश्न का रखने का उद्देश्य यह है कि पिछले साल भारत ने किया था और इस साल 2024 में जो है ये आपका ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा, ब्राज़ील में, ठीक है। तो अब 2024 वाला आप याद रखिएगा। देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? मुख्यतः यहाँ पर शब्द लगा हुआ है तो महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में ही है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय यानी कि कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है किस राज्य में है? तो ये आपका गोवा में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका रियर व्यू मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको कि हम लोग PRL बोलते हैं, जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? जो PRL है ना, यह अहमदाबाद गुजरात में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESCI जो है ESIC, जिसको कि हम लोग ESIC हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम बोलते हैं, ये किससे संबद्ध कर्मचारियों की चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये नहीं किसको करेगा? ESIC, तो जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल है, उसमें। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम और आयतन इसी पर न्यूनतम होता है। दोनों तरीके से याद रखिएगा। तो आपको पता है यहाँ केल्विन में दिया गया है, तो केल्विन में करने के लिए हम लोग 273 केल्विन प्लस हम लोग सेंटीग्रेड जोड़ देते हैं। तो जैसे ही इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 277 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कन्वर्जन वाला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? देखिए, प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था उस समय, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत है। जनधन योजना का शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को, जनधन योजना का शुरुआत। अच्छा, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी आपका 25 सितंबर 2014 को, तो ये भी आप याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को। देखिए, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच कितना समय होता है? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता है क्षितिज पर। चलिए, 2 मिनट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, खाली स्थान दिया गया है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, लोकसभा के स्पीकर का होता है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं करवाया था? तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी सम्राट अकबर ने, सॉरी अशोक नहीं, अकबर ने, लगातार बोलने के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये बुलंद दरवाज़ा अकबर का बनाया हुआ है। दिल्ली का जामा मस्जिद, यह आपका शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान अंतर्भेदी अग्नि चट्टान होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अंतर्भेदी अग्नि चट्टान। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी दे देगा तो क्या लगाएगा? अंतर्भेदी। ध्यान रखना, अग्नि चट्टान तो याद रखना ही रखना है, अंतर्भेदी अग्नि चट्टान। चलिए, अर्थ आवर का प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो अर्थ आवर शुरू हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था ये, और पहला अर्थ आवर डे मनाया गया था आपका 2007 में। 2007 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा, तो फ्रेंड्स ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, खाली स्थान। उसके बाद देखिए, बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था
आपका 1964 में ही, ठीक है ना, 1964 में ये अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, यानी कि जो ज़्यादा वोट पाया है वो जीतता है, आप भी जानते हैं। मतलब ये प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है मैं आपको स्टार्टिंग वाले में ही मैं आपको बता दूँगा हूँ। चलिए, मथुरी एक लोक नृत्य है, अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा गया है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये तेलंगाना में है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हरे मटर जो है, हरी मटर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका पाइसम सटाइवम, याद रखिएगा ये, ठीक है ना, पाइसम सटाइवम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपको याद होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे, यानी इसमें अफगान जीत गए थे। तो सिंपल सा बात है कि ये अफगानिस्तान का था अहमद शाह अब्दाली। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब उस समय का करंट का है, लेकिन अभी भी आपको याद रखना है 2024 में भी सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश ही है। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ ताकि 2024 के संदर्भ में भी तर्कसंगत हो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज तो क्या दिया जाता है? डेविड रिकार्डो को। किसको? डेविड रिकार्डो को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ये 1945 में शामिल हुआ था, ठीक है ना, 1945 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑपरेशन विजय जो है, यहाँ पर आप एनटीपीसी देख भी सकते हैं। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से, 1999 कारगिल युद्ध, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी सब याद रख सकते हैं, ये वाला आप ज़्यादा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा जुलाई 1921 में, ठीक है ना। नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1586, माफ़ करेंगे 1586 में द लिटिल बैलेंस, ठीक है, द लिटिल बैलेंस या ला बैलेसिटा, यहाँ अंग्रेजी में भी दिया गया है, पुस्तक किसने लिखी है? तो ये गैलीलियो की पुस्तक है, गैलीलियो गैलीली की पुस्तक है, द लिटिल बैलेंस, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का ये पहला समाचार पत्र है, इसका संस्थापक कौन है? तो बंगाल गजट का जेम्स अगस्तस हिक्की है, 1780 में, ठीक है ना। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है, इसका संस्थापक जेम्स अगस्तस हिक्की है। चलिए, देखिए कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो जो बाहरी आवरण है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा झिल्ली हिंदी में कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से देखिए पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट में इसमें से मलाबार क्षेत्र है, ठीक है ना, ये पश्चिमी तट पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। मेन रहीम रेखा जो है ये किसके बीच में है? मेन रहीम रेखा तो ये फिनलैंड और रूस के बीच में है। हिंडनबर्ग जो है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। डुरंड जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? 8 दिनों में 8 नाटक, 8 दिनों में 8 नाटक जो है 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कृष्णाट्टम है, ठीक है ना, कृष्णाट्टम है, याद रखिएगा। अच्छा, माच कहाँ का है? तो माच मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना, माच मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा थेरुकुथु जो है ये कहाँ का है? थेरुकुथु ये तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का है। यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 14 है, क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत की? तो ये लोकटक झील है जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। अच्छा, पुलिकट झील कहाँ पर है? तो ये आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। डल झील कश्मीर में है। कोलेरू झील
आंध्र प्रदेश में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो फ्रेंड्स ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले यानी कि पॉजिटिव स्फीयर में धंसा हुआ होता है, बताइए। तो ये जे थॉमसन थे, ठीक है ना, जे थॉमसन। चलिए उसके बाद देखिएगा नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है। अच्छा नेस्कॉम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी नेस्कॉम का। इसका पूर्ण रूप जो होता है ये होता है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष स्पष्टीकरण यानी कि प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण से संदर्भित करता है? तो ये डाटा सिक्योरिटी है, डाटा सुरक्षा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1866 में जो है भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के समर्थन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिएगा कब किया था, तो ऑलरेडी यहाँ पर दे भी रखा है, वैसे भी आप याद रख लीजिए 1866 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखिए संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका जो है कैग जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं, वही करता है। चलिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इसका किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था इसमें? अच्छा ये अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भरत यहाँ पर शकुंतला के पुत्र हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन से गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो दहन में भी, श्वसन में भी, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, आप इतना से पकड़ सकते हैं, दहन और श्वसन, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अजंता की गुफा ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये आपका औरंगाबाद में है अजंता की गुफा, महाराष्ट्र में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो उग्र नेता, ठीक है ना। तो ये लाल बाल पाल आपको याद होगा, लाल लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक चरमपंथी नेता थे ये। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये आपका याद रखिएगा फोर्ट्रॉन है, इंपॉर्टेंट है ये। फोर्ट्रॉन एक वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो फ्रेंड्स ये कार्बन है। क्या है ये? कार्बन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? वर्तमान में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स में है संचालित। भारी जल यानी कि हेवी वाटर जो है फ्रेंड्स, इसका नामकरण का आधार क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स वह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ठीक है ना। हेवी वाटर D2O, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं? तो ये CD देशमुख है, ठीक है ना, CD देशमुख, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं CD देशमुख, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द CPU ऑफ अ कंप्यूटर? तो एक तो आपका ELU होता है, ठीक है, और एक कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCB का पूर्ण रूप पूछा गया है, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है इसका फुल फॉर्म, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग यानी कि जुडिशियल ऑर्गन कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? बताइए।
तो फ्रेंड्स ये किया गया था 24 दिसंबर 2003 को। उसके बाद देख लीजिएगा कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो आईपी एड्रेस हम लोग सुनते हैं ना, आईपी एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस, ठीक है ना, आईपी एड्रेस के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये आपके एम.एन. रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब हैं, ठीक है। चलिए 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे। तो मियाँ मीर पंजाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड इमली में पाया जाता है, नहीं, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध दही में सही है। ऑक्जेलिक टमाटर पालक में पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। याद रखिए एसेटिक सिरका में पाया जाता है, सही है। ये गलत दिया गया, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास मैदान सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना में प्रेरिज, प्रेरिज अर्जेंटीना में जो है, अर्जेंटीना में पंपास है, प्रेरिज नहीं है, ठीक है ना, प्रेरिज अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, सही है। मध्य एशिया में स्टेपी है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, ये सब सही दिया गया, ये गलत दिया गया था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संगई जो त्यौहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। संगई मणिपुर में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल एक मनाया जाता है, हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए कि कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से बताइए। तो ये आपका बेरिंग जल डमरू मध्य है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। असंगठित, तो ये खेती है इसमें से असंगठित क्षेत्र का, ठीक है, बाकी सारे ये संगठित क्षेत्र हैं। चलिए ऑर्गेनाइज्ड वे में है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद किया। तो ये 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना। पंचायतों को जो है आपको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है। इडुक्की ये पेरियार नदी पर है, ठीक है। इडुक्की डैम आपने पढ़ा भी है। देखिए भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौता किया। दरअसल मैं पूछना चाहता हूं कि सहतूत बांध जो है ये किस देश में है। तो ये अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा, ठीक है ना, अफगानिस्तान में है। और एक काबुल नदी है, काबुल नदी के बेसिन पर सहतूत बांध का निर्माण किया गया है, काबुल नदी के बेसिन पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुआ था, किस परियोजना के लिए। तो केंद्र राज्य संबंध में सुधार लाने के लिए। तो देखिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। तो यहाँ पर तीसरा नंबर ये सही होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए युवा बंगाल आंदोलन जिसको कि यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है, इसे किसने शुरू किया था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट किया हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1885 में हुआ था बम्बई में और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए उसके बाद दूसरा जो हुआ था 1886 में कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था उसकी अध्यक्षता। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद किया था। तो फ्रेंड्स ये कौन था। तो फ्रेंड्स ये डेविड हेयर था। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, आपने सुना होगा, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ये दो लोग थे जिन्होंने साथ में मिलकर के राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है, कलकत्ता में। तो ये आपका हेयर, डेविड हेयर यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखिए इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले यानी कि फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव, तो ये इकाइनोडर्मेटा होता है, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा। चलिए शिशु मृत्यु दर जो है ये क्या है, क्या दर्शाता है। तो देखिए उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है। हीराकुंड बांध
तो ये महानदी पर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारा है कि उबंटू जो है, उबंटू, मिंट और फेडोरा ये किसके संस्करण हैं, किसके वर्जन हैं? तो ये लिनक्स के, ठीक है ना, लिनक्स के वर्जन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? आरटीआई अधिनियम, तो देखिए यह अधिनियम जो है भारतीय संसद के द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया था। 12 मई 2005 को पारित किया गया था संसद के द्वारा और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने जो है इस पर अपनी मंजूरी दे दिया था और 12 अक्टूबर 2005 से जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, एमएसपी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक क्या है? तो ये एक राजनीतिक संघ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उसमें उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1956 में दूसरा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था, 1956 से लेकर के 1961 तक रहा था। और इसमें जो फ्रेंड्स उद्योगों को 3 श्रेणी में, जो आपका 3 श्रेणी त्रिस्तरीय ए, बी और सी के अंतर्गत इसको वर्गीकरण इसका किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो समस्थानिक में आपको पता है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल जो विमान है ना, राफेल फाइटर जेट, ये किस देश से खरीदा गया? तो राफेल को फ्रांस से खरीदा और सुखोई को खरीदा है रूस से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म का पहचान करना है। तो यानी कि कौन सा जो है आपका यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कब जो है लिस्ट में शामिल किया गया था, इसमें से गलत कौन सा दिया गया? तो देखिए आगरा का किला 1983, लाल किला 2007, सांची का स्तूप 1988 नहीं होगा, सांची का स्तूप जो होगा ये 1989 होगा। इस चीज़ को आप बना लीजिएगा, तो यही गलत दिया गया है, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो हेड में 8, माथा में, ठीक है ना, माथा में, कान में आपका 6 और चेहरा में 14 और एक आपका कंठस्थी है, हाइड बोन जिसको बोला जाता है, ये वाला सही है। ठीक है, 14, 8, 22, 100, 28, 29। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका उदाहरण है? तो ये मैनग्रोव का उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को, तो ये त्रिज्यीय ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है भारी जल का, तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है सुनिश्चित करता है? तो यह अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 17 याद रखिएगा अस्पृश्यता का अंत है इसमें, छुआछूत का। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पढ़ लीजिए सभी को और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देख लीजिए, सही आंसर को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ठीक है ना, ISS जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो अधिकतम ये संयुक्त प्रांत का था उस समय। ठीक है ना, संयुक्त प्रांत का था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? वहीं पूछा गया, तो बम्बई में किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया है। WC बनर्जी अध्यक्ष थे। देखिए किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना किया था? तो मालगुडी डेज आपने पढ़ा होगा, मालगुडी डेज ये RK नारायणन की रचना है। ठीक है ना, चलिए इसी से पकड़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये स्कैनर इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा
देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है। भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आधुनिक प्रिंटर की गति को, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसको जो है नापा जाता है पेज प्रति मिनट में, पीपीएम में, यानी कि पेज प्रति मिनट में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन सा देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी किया था? अच्छा, 2018 वाला तो छोड़ दीजिए, रूस में हुआ था। अभी 2022 वाला कतर में हुआ था, और अब जो 2026 वाला होगा ये आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। ये याद रखिए, इसीलिए मैंने इसको रखा है कि हो सकता है आगे पूछ लिया जाए आपसे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य, तो ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। ठीक है, उसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है? तो आईएमएफ, मैंने बताया था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये आपके कौटिल्य थे, चाणक्य थे, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है। ठीक है, चलिए इन्हीं के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष गुरु भी थे। प्रत्येक वर्ष दिया गया खाली स्थान व्यापार करने की सुगम संबंधी सूचकांक, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए द लायन कैपिटल पिलर, यानी कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर है? तो पिलर कैपिटल जो है ये आपका लायन पिलर कैपिटल पिलर ये सारनाथ में है। चलिए उत्तर प्रदेश में है। देखिए उलट बांसी जो है किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? उलट बांसी, तो ये कबीर का है। ठीक है, देखिए कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? बताइए, पढ़ करके बताइए आंसर क्या होगा। कच्छ का रण तथा महान कच्छ का रण गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में है, उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ है, और यह एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है। तो ये मीठे पानी का नहीं, नमकीन का है। तो ये गलत दिया गया, कथन असत्य है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया गया? तो अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, ये मैंने बताया था जहांगीर के समय में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? वर्णांधता, तो यह आपका होता है विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये आर्टिकल 243 में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 12वीं अनुसूची में रखा गया इसको। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है हमारा कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? 1942 में आया था लॉर्ड लिथगो वायसराय था, विंस्टन चर्चिल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न ये रिपीट हो गया, देख सकते हैं ये 2 बार एनटीपीसी में उसी साल पूछा गया है। देखिए भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम पास जो है नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो ये आपका कारगिल के निकट स्थित है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? दक्षिणावर्त, तो ये शुक्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण मेडल हासिल किया हुआ है ओलंपिक में? तो ये माइकल फेल्प्स हैं, और माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। जैसे कि फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को, इनको फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फेल्प्स को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो M का फुल फॉर्म इसमें मार्क है। ठीक है, इसमें आपका मार्क है। ठीक है ना, क्या इसका फुल फॉर्म होता है? मार्क होता है। अच्छा OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का, अगर आपसे OMR का फुल फॉर्म, ये जो OMR देख रहे हैं
इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है ना, ऑप्टिकल मार्क। तो वहीं आपका M का मार्क होता है और O फॉर ऑप्टिकल होता है, M फॉर मार्क और रिकॉग्निशन, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हॉर्नबिल त्यौहार जो है एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। ये भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो मैंने बताया था हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखिए पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर इसको कहा जाता है, ठीक है ना, क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए NSE की स्थापना हुई थी कब? 1992 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हेडक्वार्टर मुंबई में इसका। चलिए उसके बाद देखिए सोडा वाटर से कौन सी गैस निकलती है सोडा वाटर में? तो आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस निकलती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। उसके बाद देखिए भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? तो ये आपका BT कपास है, ठीक है ना, BT कपास। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ, विश्व की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है ये कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? कौन सा यह निर्धारित करता है? तो आकार में परिवर्तन। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब मतलब यहाँ पर भरना है नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 जो है नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा किया गया था? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि टुंड्रा वनस्पति जो है, टुंड्रा वेजिटेशन, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन जो है कब शुरू किया गया था? भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन को अक्टूबर 1969 में जो है स्टार्ट किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया था? मतलब किसके द्वारा 1990 में HDI का जो मानव विकास सूचकांक है उसका सृजन किया था? तो ये महबूबुल हक हैं, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRD यानी कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचा जाता था। तो फ्रेंड्स ये आपका कनात है, अंग्रेजी में देख सकते हैं कनात लिखा गया इस तरह से। चलिए उसके बाद देखिए किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो ये वाराणसी में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? पहला है इसीलिए मैंने ले लिया है, तो पहला आपका INS विक्रांत है ये। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष खलेसन दिया गया में देखे जा सकते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे आपके रूजवेल्ट, एलेनोर रूजवेल्ट थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन जब मौजूदा जातियों की नई प्रजातियाँ विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है? तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं करता है। बाकी देखिए जेनेटिक ड्रिफ्टिंग, जोग्राफिकल आइसोलेशन और वेरिएशन ये करता है। अपसारी विकास यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये जो है उसमें योगदान नहीं करता है।
चलिए उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये टॉमस मुनरो ने शुरू किया था, बॉम्बे डेक्कन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया था। ठीक है, यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। चलिए देखिएगा कि पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में जो है अशोक के जो शिलालेख था, अशोका एडिक्ट्स जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था उसकी व्याख्या किया था, कब पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने? तो ये 1837 में पढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पुस्तक देखिए तहकीक माँ लिल हिंद, तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तो अल-बरूनी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश के एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर के एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के हेतु एक साथ मिलकर के एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था 1944 में। देखिए गोल गुंबद जो है ये कहाँ पर है? गोल गुंबद जो है, गोल गुंबद फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो देखिए गोल गुंबद ये आपका बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीएचडी जो है, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? पीएचडी तो ये आपका एडोब फोटोशॉप का है पीएचडी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो ये आपके समझात अंग होते हैं जिसको कि होमोलोगस आपको पार्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में 1938 और 1939 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था ये सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री की बनी हुई है? तो ये देखिए गोमतेश्वर मूर्ति जो है ना फ्रेंड्स ये बनी हुई है आपकी किसकी? तो ये ग्रेनाइट की, ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है ये करवाया था चामुंडराय ने, चामुंडराय ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अंगूर की खेती, इसको विटिकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। ठीक है, इस तरह से भी याद रखिएगा अंगूर की खेती क्या कहलाता है? विटिकल्चर। तो इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता होती है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता होती है विटिकल्चर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? वानभट्ट हर्षवर्धन के थे। और हर्षचरित इन्हीं की रचना है, हर्षचरित। ठीक है ना, हर्षचरित वानभट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं यानी कि जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपके 2 प्रतिरूप। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार एवं आर्थिक संघ समिति जिसको TERAC कहा जाता है इसका प्रमुख कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के अनुवांशिकता का जो वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये लॉ ऑफ बायोपिक्स नहीं आता है, बाकी आप इनमें से देख सकते हैं ये सब आता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो 1981, 1990, 1981 से 1990 जो ये 10 वर्ष का समय था इसको किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया ना, वर्ष 2023 के दौरान एथलेटिक्स में IAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय 2003 में, 2023 नहीं 2003 में, गलती हुआ है 2003 बनाइए। ठीक है ना, 2003 में। तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज हैं जिन्होंने IAF यानी कि जिसको कि IAF जिसको कि आपको एथलेटिक्स में जो विश्व चैंपियनशिप है उसमें जो है प्रथम भारतीय होने का गौरव पदक जीतने वाला प्राप्त किया अंजू बॉबी जॉर्ज ने। देखिए 1985 में जो असम समझौता, असम अकॉर्ड ऑफ 1985 में नई दिल्ली में, और देखिएगा यहाँ पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU
के नेताओं के बीच में जो हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुआ था, ये किस प्रधानमंत्री के समय में पूछा गया है? तो ये राजीव गांधी के समय में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन ने, ठीक है ना, क्योंकि कपड़ा बनाने लगे लोग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। देखिए भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो सबसे छोटा 22 दिसंबर, सबसे बड़ा 21 जून को, जिस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसी के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो ये इंदिरा आवास योजना है, ठीक है ना। इंदिरा आवास योजना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखिए किसकी वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दिया था? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए इसके बाद देखिए भारत छोड़ो और जालियांवाला बाग हुआ था बैसाखी के दिन, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है। वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद 1942 में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। इंडिका जो है ये किसकी है? मेगास्थनीज की है, राजतरंगिणी की कलहन है और कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसको पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारे कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से, ठीक है। मछली उत्पादन नीली क्रांति है, दुग्ध उत्पादन जो है ये श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है, हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था पूना समझौता, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में, पूना के एडवाड़ा जेल में, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको भी। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय, तो देखिए पलासी का युद्ध जो हुआ था ना ये 23 जून 1757 को हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ये अंग्रेज़ थे दूसरी तरफ जिससे लड़ाई हो रही थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, नवाब की हार हो गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, EVM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है ऑप्शन 2 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, तो ये आपका वर्कशीट्स का एक संग्रह होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। चलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। चलिए हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो ये मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है, आकाशगंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रायसीना हिल्स कहाँ पर है? तो रायसीना डायलॉग भी होता है। रायसीना हिल्स दिल्ली में है और यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ग्वाइटर, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, प्रोटियम। उसके बाद होता है आपका एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम, ठीक है ना, 0, 1, 2, याद रखिएगा। चलिए ये समस्थानिक हैं आपके किसके? हाइड्रोजन के। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? तो ये समुद्रगुप्त के सिक्का पर जो है ना उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे ये हरिसेन थे, जिन्होंने हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया हरिसेन ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा है, ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकल ने। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान है उसमें सबसे अच्छा तरीका, तो ये आपका भस्मीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्घाटन के समय सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? मतलब कौन सा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान से होकर के, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला
राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए जो मुख्य खतरा है, तो ये NH-37 है। ठीक है, चलिए, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ मारा था? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, ये आपको भी याद होगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, ये आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है ना, इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से, लाखों का दान करने वाला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? जब वायु के संपर्क में जब ये आता है तो ये काला कर देता है गंधक। ठीक है, सल्फर। चलिए, उसके बाद देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में यूनेस्को का हेडक्वार्टर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि FAO के सोफिया 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? अच्छा, ये आप भुला जाइए, अब 2024 वाला रिपोर्ट आप याद रखिएगा। FAO के सोफिया 2024 डाटा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक अभी भी चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे खास देश है अपना प्यारा भारत, 3rd पोजीशन पर है, इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। चलिए, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये पूछा गया कब किया गया था? तो 1876 में, और ये ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चलिए, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, तो कमांड्स की लिस्ट होती है। ठीक है ना, कमांड्स की। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब किया गया था? मतलब किसके द्वारा किया गया था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये घोषणा किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यहाँ पर दिया भी गया है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को कहा जाता है, सीधी कार्रवाई दिवस भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ये मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा एक अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये 111 किलोमीटर के। ठीक है, और 2 देशांतरों के बीच में कितना मिनट का फ़र्क होता है? तो 4 मिनट का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 16 मई के दिन मनाया जाता है, 16 मई के दिन। तो फ्रेंड्स ये हमने लगभग 333 MCQ किया हुआ है कवर। लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए।